अ, बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो अपना पेपर है, फर्स्ट पेपर राजनीतिक विचार को, पाश्चात्य राजनीतिक विचार को और विचारधाराओं का, उसमें अपन ने अभी तक जो चीजें देखी है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब इससे पहले अपन ने आदर्शवाद और विभिन्न आदर्शवादी विचारकों, हेगेल, कांट, बोसांके, है ना, उनको देखा अपन ने, रूसो, टीएच ग्रीन। अब जो है ना, अपन व्यक्तिवाद की शुरुआत करते हैं। व्यक्तिवाद एक बड़ी विचारधारा है। देखिए, व्यक्तिवाद जो है ना, वो मध्ययुगीन जो एक वैचारिक जकड़न थी, वैचारिक रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। व्यक्तिवाद है क्या? व्यक्तिवाद को कई बार हम अलग अलग नामों से भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे व्यक्तिवाद को ही लेसे फेयर राज्य का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यक्तिवाद को ही जो है वो पुलिस स्टेट, पुलिस राज्य की विचारधारा भी कहते हैं। तो व्यक्तिवाद एक्चुअली है क्या? मैं सबसे पहले व्यक्तिवाद का अर्थ बताऊं। व्यक्तिवाद का अर्थ है, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। जो मूल अर्थ है मैं बता रहा हूँ। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है जिसके पास अपने बुद्धि और विवेक से अपने व्यक्तित्व के विकास की संपूर्ण क्षमता होती है, और वो बिना किसी के हस्तक्षेप के, विशेष रूप से बिना किसी के राज्य के, बिना किसी तरह के राज्य के हस्तक्षेप से वो अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम है। इसलिए उसके अधिकार क्षेत्र में किसी का भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से राज्य के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। और इस विचारधारा में, व्यक्तिवाद की विचारधारा में अहम बात यह है कि व्यक्ति अपने विकास करने में सक्षम है, तो व्यक्ति अपना आर्थिक विकास करने में भी सक्षम है। व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार अपना आर्थिक विकास कर लेगा। उसमें राज्य शासन कानून का प्रतिबंध, पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। और इसी व्यक्तिवाद की, इसी आर्थिक विचारधारा के आधार पर हम देखते हैं कि कालांतर में पूंजीवाद की विचारधारा का विकास हुआ, है ना। तो व्यक्तिवाद ये है। और व्यक्तिवाद इसलिए क्योंकि व्यक्तिवाद में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया, व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा की गई, व्यक्ति के क्षमता, विवेकशीलता की बात की गई, बौद्धिकता, तार्किकता की बात की गई। इसलिए ये मध्ययुगीन जो रूढ़िवादिता थी, मध्ययुगीन जो धर्मांधता थी, मध्ययुग में जो व्यक्ति के अधिकारों को पूरी तरह से एक प्रकार से सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया था, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। वो प्रतिक्रिया जो कि प्रायः हम देखते हैं कि शुरू में तो ऐसे राज्य के विरुद्ध मैकियावेली ने एक लीड लिया धर्मांधता के खिलाफ और व्यक्ति के ऊपर जो नियंत्रण है उसके खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं इसका विकास मध्ययुग समाप्त होने के बाद जो हुआ, उसमें सबसे प्रमुख जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम निकल कर आता है। जो मध्य युग में यूरोप में खासकर अनेक परिवर्तन हुए। जो धर्मांधता, धर्मयुग था, अंधयुग था मध्ययुग का, जब वो आधुनिक युग में प्रवेश की ओर बढ़ा, जैसा कि मैकियावेली ने किया कि राज्य और राजनीति को धर्म के चंगुल से, खासकर यूरोप में पेपेसी यानी पोप तंत्र के चंगुल से मुक्त कराने के लिए उसने पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सेक्युलरिज्म का, और जिसके अनुसार राज्य धर्म के चंगुल से मुक्त होगा। अब उसके बाद ही इसके परिणाम स्वरूप जो मध्ययुग का अंत हुआ, आधुनिक युग की शुरुआत हुई। फिर वो पुनर्जागरण के कारण से और बढ़ा, पुनर्जागरण के कारण से वो बहुत ज्यादा बढ़ा। पुनर्जागरण में व्यक्ति के विवेक, बुद्धि और तर्क को महत्व दिया गया। इसके आधार पर जो व्यक्ति का महत्व है, वो पहले राज्य, आदर्श राज्य की परिकल्पना में राज्य एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी, और व्यक्ति गौण था। व्यक्ति तो राज्य की सेवा में लगा हुआ यंत्र मात्र था। अब व्यक्ति को जो है ना, व्यक्ति के सुविधाओं को, व्यक्ति के अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। अब ये कहा जाने लगा कि राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए बना है। जैसे कि समझौतावादी विचार हॉब्स, लॉक और रूसो, उन्होंने क्या कहा
कि राज्य की स्थापना, राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने समझौते के आधार पर इसलिए किया ताकि राज्य उसके अधिकारों की रक्षा कर सके और उसके सुख सुविधा का प्रबंध कर सके। ये समझौतावादी विचारकों ने कहा। तो व्यक्ति अब केंद्र बिंदु में आ गया, है ना। और जो पुनर्जागरण हुआ उसके बाद जो अनेक प्रकार के विकास हुए, जब व्यक्ति के विवेक और तर्क पर से पाबंदियां उठी, बुद्धिवाद जो है वो आगे आया, इनलाइटनमेंट आगे आया, तो वैज्ञानिक विकास होने लगे बड़े पैमाने पर। और इन्हीं वैज्ञानिक तकनीकी विकासों के कारण हम एक दूसरी घटना देखते हैं मध्य युग में, आधुनिक युग के प्रारंभ में। वो था औद्योगिकरण का, है ना, औद्योगिकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बड़े पैमाने पर औद्योगिक का आविष्कार हुए, औद्योगिकरण हुआ। और उस औद्योगिक युग में व्यक्ति के आर्थिक विकास का सिद्धांत आया, व्यक्ति के असीमित आर्थिक अधिकार होने चाहिए, और जिसके कारण से हम देखते हैं कि पूंजीवाद का विकास हुआ। तो व्यक्तिवाद से ही चलते चलते हम पूंजीवाद पर आ जाते हैं, और पूंजीवाद कुल मिलाकर व्यक्तिवाद की ही का ही एक विस्तृत आर्थिक रूप है। तो ये व्यक्तिवाद का विकास है। और व्यक्तिवाद जो है वो ऐसे तो सबसे पहले व्यक्तिवाद जो है वो पूंजीवाद के आगमन के साथ शुरू हुआ, लेकिन खासकर जो हम अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ हैं, वो उनको इस व्यक्तिवादी पूंजीवाद या व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का बहुत बड़ा प्रणेता माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में, वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राज्यों की संपत्ति, राष्ट्रों की संपत्ति, इस पुस्तक में उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप की चर्चा की है। यानी व्यक्ति के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप न करे। और हम आगे चलकर देखेंगे जब व्यक्तिवाद की विशेषताओं की चर्चा होगी कि क्या क्या है, तो उसमें इसकी चर्चा होगी कि किस प्रकार हस्तक्षेप जो है वो एक प्रमुख विचारधारा बनी। इसी प्रकार डेविड रिकार्डो जो है, उन्होंने भी व्यक्तिवाद को बहुत प्रेरणा दी, है ना। और फिर उसके बाद J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, तो व्यक्तिवाद का एक बड़ा आधार स्तंभ माना जाता है। उसके विचारों को भी हम पढ़ेंगे आगे अच्छे विस्तार से। फिर हर्बर्ट स्पेंसर, एक बहुत बड़ा व्यक्तिवादी विचार, है ना, विचारक। और फिर उसके बाद तो व्यक्तिवादी विचारकों की एक लंबी लाइन लगती है, खासकर 20वीं शताब्दी में भी व्यक्तिवादी विचारक। हालांकि व्यक्तिवाद जो है उसको हम नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब मध्य युग की धर्मांधता खत्म हुई, तो जो व्यक्ति के विवेक के आधार पर विचारधारा प्रतिपादित की गई, वो उदारवादी विचारधारा थी। और वो जो प्रारंभिक उदारवादी विचारधारा थी, वही व्यक्तिवाद था, है ना, जिसमें राज्य और धर्म के खिलाफ एक प्रकार से प्रतिक्रिया थी। लेकिन जब व्यक्तिवाद अपने बहुत चरम सीमा पर पहुंचने लग गया, पूंजीवाद बिल्कुल एक प्रखर रूप में स्थापित होने लग गया था, तो विचारकों ने फिर व्यक्तिवाद की सीमितताएं, लिमिटेशंस को भी हाईलाइट किया। किस प्रकार व्यक्तिवाद समाज में एक प्रकार से असमानता उत्पन्न कर रहा है। और धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति के बाद समानता का भाव भी एक महत्वपूर्ण विचार बन गया। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि नकारात्मक उदारवाद ने सकारात्मक उदारवाद को जन्म दिया, T.H. ग्रीन के बाद से खासकर, जिसमें व्यक्तिवाद जो है उसके स्थान पर व्यक्तिवाद की जो विचारधारा नकारात्मक थी, उसको सकारात्मक यानी एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर ले जाने का प्रयास हुआ। ये तो व्यक्तिवाद की प्रमुख बातें थी, अर्थ और इसका विकास, इससे जुड़े हुए प्रमुख विचारक। अब व्यक्तिवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उसकी चर्चा करें, है ना। व्यक्तिवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत, तो व्यक्तिवाद के प्रमुख सिद्धांतों में ये है, सबसे पहले कि नकारात्मक उदारवाद। ध्यान रखना आप लोग कि सबसे पहले लिखना है नकारात्मक उदारवाद, यानी नकारात्मक उदारवाद अर्थात प्रारंभिक उदारवाद, है ना। जब मध्ययुग या अंधयुग के रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई, जैसा कि मैंने बताया, पुनर्जागरण हो, औद्योगिक क्रांति हो, या व्यक्ति के विवेक की चर्चा हो, तर्कवाद हो, इनलाइटनमेंट हो,
तो उसके बाद जो विचारधारा उत्पन्न हुई, क्योंकि उसमें व्यक्ति का महत्व बहुत अधिक, व्यक्ति के विवेक का बहुत महत्व होने लग गया, तो वो प्रारंभिक उदारवादी विचारधारा थी एक प्रकार से, और इसलिए इसको प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी व्यक्तिवाद को जानते हैं, जिसमें व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना गया, व्यक्ति को अपनी क्षमता स्थापित करने वाली विचारधारा माना गया। दूसरा जो बिंदु है एक और, वो है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, है ना। राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब राज्य एक आवश्यक बुराई है, एक बड़ा सिद्धांत है व्यक्तिवाद का। कैसे? व्यक्तिवाद कहता है कि क्योंकि व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, व्यक्ति के पास इतनी क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेगा, वो अपना आर्थिक विकास भी कर लेगा, और वो इसलिए उसके अधिकार क्षेत्र में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य का कार्य सिर्फ है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, न कि व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में दखल देना, हस्तक्षेप करना। और इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये शब्द ध्यान रखना आप लोग। राज्य एक आवश्यक बुराई है। कई बार प्रश्न इस नाम से भी होते हैं कि साबित करें, सिद्ध करें राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो जैसे ये शब्द आए आपको समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्तिवाद की विचारधारा है, ये नकारात्मक उदारवाद की विचारधारा है। अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर अपने उत्तर को लिखें। और इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई, क्योंकि आवश्यक इसलिए क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था लागू करना होगा। एक संस्था राज्य है जो राज्य में कानून व्यवस्था लागू करेगा, अन्यथा वो अराजकता की स्थिति होगी। बुरा इसलिए क्योंकि राज्य का एक इनहेरेंट, एक अंतर्निहित भाव होता है कि वो व्यक्ति के अधिकारों में, अपने नागरिकों के अधिकारों को सीमित करता है, प्रतिबंधित करता है, और उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, जो कि व्यक्तिवाद को मंजूर नहीं है। इसलिए फ्रीमैन कहता है कि किसी भी रूप में सरकार का रहना मनुष्य की अपूर्णता का पर्याय है ना। और आदर्श व्यवस्था तो है जिसमें सरकार नहीं हो, और सर्वोत्तम शासन वह है जो कम से कम शासन करता हो। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि राज्य दुर्गुणों की संतान है और उसे त्याग कर मनुष्य उस राज्य में प्रवेश करेगा जहां स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता हो, है ना। हर्बर्ट स्पेंसर की जो पुस्तक है सोशल स्टैटिस्टिक्स, उसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको राज्य को एक प्रकार से राज्य की निंदा ही की है। और हर बेस मिल भी जो है वो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग, यानी स्व कार्य क्षेत्र और पर कार्य क्षेत्र का सिद्धांत दिया है, जिससे राज्य को एक प्रकार से आवश्यक बुराई ही साबित करने का प्रयास किया गया है। तो ये राज्य एक आवश्यक बुराई। इसके अलावा और भी जो भी आपके पास ये व्यक्तिवाद के प्रमुख सिद्धांत के पॉइंट्स हैं, वो मैं अगले व्याख्यान में आपको बताने का प्रयास करूंगा।